सभी छात्र और छात्राओं को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम अब तक आपने जो वीडियो देखी उनसे बनने वाले और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अब तक आपने पढ़ा शिक्षा, मनोविज्ञान और बालक के वृद्धि व विकास के बारे में आपने हमारी क्लासेज में देखा। तो सबसे पहली बात जो आती है वो शब्द शुरू होता है शिक्षा। तो प्रश्न आपसे पहला पूछा जा सकता है कि शिक्षा के संबंध में मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में संस्कृत में शिक्षा को तीसरा नेत्र किस प्रकार कहा गया? देखिए, प्रश्न फिर सुन लीजिए। शिक्षा के संबंध में संस्कृत में शिक्षा को तीसरा नेत्र किस प्रकार कहा गया, यानी कैसे व्यक्त किया गया? क्या कहा गया? ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम देखिए, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि शिक्षा के संबंध में संस्कृत में मनुष्य की तीसरी आंख किस प्रकार अभिव्यक्त की गई? ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है आपका कि शिक्षा संस्कृत के किस धातु शब्द से मिलकर बना हुआ है? शिक्षा संस्कृत के किस धातु शब्द से, या धातु भी कह सकता है, धातु शब्द से मिलकर के बना है? ये बहुत इजी गोइंग प्रश्न है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएंगे। तो आपका आंसर होगा शिक्ष धातु से, इसके बाद जो तीसरा शिक्षा से संबंधित प्रश्न आया था वो आया था कि एजुकेशन या शिक्षा लैटिन भाषा के किस शब्द से या किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? एक तो होता है किस शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और एक किस शब्द का
से उत्पत्ति हुई है। तो मैं दोनों ही लिख रहा हूं। पहले लिख रहा हूं मैं कि शिक्षा या एजुकेशन किस भाषा, सॉरी, शिक्षा कोमा एजुकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द की उत्पत्ति है, या किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो आपको आंसर देना है एडुकेटम। तो आपको आंसर क्या देना है, एडुकेटम। अब यहां एक प्रश्न और भी पनपता है कि एडुकेटम किन दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है। एडुकेटम किन लैटिन के दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि एडुकेयर पहला शब्द है, एडुकेयर। दूसरा शब्द है आपका एडुसियर। दूसरा शब्द है आपका एडुसियर। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तो आपको क्या उत्तर देना है, नेतृत्व देना, लीड करना। देखिए, फिर आपसे दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि एडुसियर का भावार्थ या अर्थ क्या है। इसका अर्थ है हमारा बाहर आना या बाहर लाना, या किसी विचारों को उभार करके लाना। अब ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगले प्रश्न की, यानी तीसरे प्रश्न में आपके दो प्रश्न और भी जुड़े हुए हैं, उनको भी आप नोट कर लेना। अब मैं चौथा प्रश्न जो आपको बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। इस कथन को कहने वाले या इस कथन के को व्यक्त करने वाले या देने वाले कौन थे। तो मैं पहले प्रश्न लिख रहा हूं, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने में किया जाता है। व्यक्त करने में किया जाता है। जो मनुष्य या व्यक्ति के जीवन काल से जुड़े होते हैं, जो मनुष्य या व्यक्ति के जीवन काल से जुड़े होते हैं, ये कथन कहने वाले थे। तो इसमें ऑप्शन आपको दो मिल सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा डगलस, या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, डगलस,
या फिर आपको मिलेगा हालैंड, हालैंड, या ये दोनों ही मिल सकते हैं कि डगलस और हालैंड। तो आप अपने हिसाब से इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद कथन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है वो क्या है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यानी तात्पर्य बालक व मनुष्य शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये कथन किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? तो मैं यहां इसको ऊपर लिख रहा हूं, प्रश्न दोबारा सुन लें, जिसको मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं आपको कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यानी अर्थ बालक व मनुष्य या व्यक्ति भी कह सकता है, या मनुष्य शरीर और मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये कथन हमारे किस राजनेता या मनोदविद या दार्शनिक के द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब यहीं से महात्मा गांधी ने विकास के संबंध में कुछ बातें कही जिनसे हमारे चार आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं कि मनुष्य का सामाजिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास किसके द्वारा होता है, या मनुष्य के किस अंग के द्वारा होता है? तो आपका उत्तर होगा हेड या सिर। तो आपको उत्तर क्या देना है? सिर या हेड। एक क्वेश्चन यहां ये बना। दूसरा प्रश्न बना कि मनुष्य के भावात्मक विकास उसके किस अंग द्वारा किया जा सकता है? तो मनुष्य का भावात्मक विकास उसके किस अंग द्वारा किया जा सकता है? तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए हार्ट यानी हृदय। तीसरा प्रश्न जो यहां महात्मा गांधी जी की परिभाषा से बनता है कि मनुष्य
का क्रियात्मक विकास उसके किस अंग द्वारा संभव है? मनुष्य का क्रियात्मक विकास उसके किस अंग द्वारा संभव है? तो आपका उत्तर होगा हैंड या हाथ। अंतिम प्रश्न महात्मा गांधी जी की परिभाषा से बनता है कि मनुष्य का शारीरिक विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसकी हेल्थ के द्वारा, यानी स्वास्थ्य के द्वारा। यदि मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट तेजी से होता है, और वो अस्वस्थ होता है तो उसका डेवलपमेंट यानी विकास रुक जाता है। ये आपके शिक्षा से संबंधित प्रश्न थे। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली आपको हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न दो तरीके से शिक्षा के पूछे जाते हैं कि शिक्षा को त्रिमार्गीय प्रक्रिया किस मनोविद द्वारा बताया गया? शिक्षा को त्रिमार्गीय प्रक्रिया किस मनोविद द्वारा कहा गया, या कौन से मनोविद ने कहा? तो आपका उत्तर होगा जॉन डीवी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जॉन डीवी। अब देखिए अगला प्रश्न ये बनता है यहीं से कि त्रिमार्गीय प्रक्रिया में सर्वोपरि कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा शिक्षक, टीचर। अगर आपसे ये पूछता है कि शिक्षक और छात्र को जोड़े रखता है या उन दोनों में संबंध बनाए रखता है, पाठ्यक्रम, सिलेबस। तो ये त्रिमार्गीय प्रक्रिया का प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न जो शिक्षा से संबंधित बनता है वो है कि विद्यालयों या कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा का माध्यम क्या है? कॉलेज या विद्यालय या कोचिंग स्थल में विद्यालय, महाविद्यालय यानी कॉलेज और कोचिंग जो है वो शिक्षा का कौन सा माध्यम होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन।
दूसरा प्रश्न इसमें से यो भी कह सकता है आपसे कि शिक्षा का वह माध्यम जहां पर समय और स्थान निर्धारित हो, जहां पर समय व स्थान निर्धारित हो, वो क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षा। या वो शिक्षा किस प्रकार की है जहां पर एक निर्धारित समय में और निर्धारित स्थान किसी छात्र के लिए या स्टूडेंट के लिए निश्चित कर दिया जाता है। तो वो कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहा है? औपचारिक शिक्षा। आपसे दूसरा प्रश्न जो शिक्षा के माध्यम में अगला पूछा गया था कि एक बालक का परिवार शिक्षा का कौन सा माध्यम है? बालक का परिवार शिक्षा का कौन सा माध्यम है? तो आपका उत्तर होगा अनौपचारिक माध्यम, या अगर शिक्षा की कहें तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए, मैं आपसे ही एक प्रश्न कर रहा हूं कि मैं दूरस्थ स्थल से आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, तो आपका और मेरे बीच शिक्षा का कौन सा माध्यम है? तो आपका उत्तर होना चाहिए निरौपचारिक शिक्षा। यानी दूर बैठे हुए आप किसी स्थल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की शिक्षा है? निरौपचारिक शिक्षा, यानी अनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसे दूसरी तरीके से यह भी कह सकता है कि टीवी, समाचार पत्र, यूट्यूब, चैनल व मीडिया के सभी साधन किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? निरौपचारिक शिक्षा। आपसे यो भी कह सकता है, मैंने बता दिया कि दूरस्थ स्थान से शिक्षा प्राप्त करना, दूरस्थ स्थान से शिक्षा प्राप्त करना कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर होगा निरौपचारिक शिक्षा। तो ये शिक्षा से जुड़े हुए अब तक जो आपके पेपरों में प्रश्न पूछे गए थे, उनको मैंने आपके सामने या पूछे जा सकते हैं आपके सामने रखा। अब दूसरा नंबर आता है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान, तो इससे संबंधित प्रश्नों की अब हम चर्चा
कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर के बना है, या मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो साइकी प्लस लोगस। अब आपसे पूछ लिया जाए कि साइकी और लोगस कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो आपके ऑप्शन में या तो आपको यूनानी भाषा मिलेगा, या आपको लैटिन मिलेगा, या आपको ग्रीक। इन तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा, या तीनों मिलते हैं तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देके आएंगे। अगला छोटा सा प्रश्न यह बन जाता है कि साइकी का अर्थ यूनानी भाषा में क्या लिया जाता है। आत्मा, सोल। और लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है। अध्ययन। कभी कभी बातचीत भी ले लेता है, तो आत्मा से बातचीत या आत्मा का अध्ययन, तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना है। अगला प्रश्न ये कह सकता है कि स्टडी ऑफ सॉइल आत्मा का विज्ञान के जनक या प्रतिपादक कर्ता, या प्रतिपादक कर्ता कौन थे, तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। आपका उत्तर क्या होगा, अरस्तु। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, या कौन थे, तो आपका आंसर होगा विलियम बुंट। विलियम बुंट। लेकिन अमेरिका के अगर कह दिया जाए, आपसे क्या कह दिया जाए, हाँ, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनकदाता कौन थे, विलियम बुंट। और अगर आपको शब्द दे दिया जाए कि अमेरिका के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा गया है, तो आपका अर्थ होगा, उत्तर होगा विलियम जेम्स। इसके बाद मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका आंसर होगा रूडोल्फ गायलके। रूडोल्फ गायलके। और सन पूछ लिया जाए आपसे
गाय क्ले था, सॉरी, सन आपसे पूछ लिया जाए तो 1590 किस सन में उन्होंने ये किया था और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो या किस पुस्तक में इसका प्रयोग किया गया, तो आपका उत्तर होगा साइकोलॉजिया। ये आपका उत्तर होगा। अब देखिए, आत्मा का मनोविज्ञान अरस्तु को कहा गया, जनक। यानी मैंने आपको एक बात बताई थी कि विज्ञान हम किसी चीज को तब कह सकते हैं जब हम उसे देख सकते हैं। तो प्रश्न यह आता है आपको कि जिस वस्तु को देखा जा सकता है और उस पर प्रयोगात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? यानी जिस वस्तु को देखा जा सकता है और प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकते हैं या प्रयोगात्मक अध्ययन करके उससे प्रतिपादन कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? या तो आपको मिलेगा मूर्त, और वैसे आप सभी जानते हैं विज्ञान, साइंस, अगर आपसे ये कहे कि किसी वस्तु का भौतिक स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता या उसका मापदंड नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु का भौतिक स्वरूप और मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते, उसे आप क्या कहेंगे? अमूर्त। अब देखिए, इसके बाद जो प्रश्न बनता है कि सिर्फ मनोविज्ञान के आधार पर महाभारत में मानव के विकास की कितनी अवस्थाएं वर्णित है? तो महाभारत में मानव विकास की कितनी अवस्था वर्णित है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10। अगला प्रश्न आपका जो पूछा जा चुका है, यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है कि महाभारत में मानव विकास की कितनी अवस्थाएं वर्णित हैं? तो आपका ऑप्शन होगा 10। क्वेश्चन होने के बाद अगली वीडियो में मैं आपको इन सभी अवस्थाओं को बिल्कुल बता दूंगा, अगर आपके कमेंट्स आते हैं। देखिए, इसके बाद ये आता है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसके द्वारा कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान को प्रतिपादित करने वाले या कहने वाले कौन से मनोविद थे? तो पोम्पोनोजी।
पोम्पोनोजी। आपका अगला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान जो है उसे मन का विज्ञान के अतिरिक्त और क्या नाम दिया गया था? संवेदात्मक विज्ञान। क्योंकि मस्तिष्क जो नियंत्रण करता है वो इंद्रियों पर करता है, और इंद्रियां हमारी संवेदनाएं प्राप्त करती हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत स्तंभ किसके द्वारा कहा गया? मनोविज्ञान को शिक्षा का स्तंभ या आधारभूत स्तंभ किसके द्वारा कहा गया था? इसके नर। आपका उत्तर होगा इसके नर। अब देखिए, मनोविज्ञान के प्रचलित होने के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ये कथन कहने वाले कौन थे? प्रश्न लिख रहा हूं मैं। मनोविज्ञान के प्रचलित होने से या होने के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो रेवर्ण। आपका आंसर क्या होगा? रेवर्ण। अब प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? तो चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य का कितना भाग चेतन अवस्था में रहता है? मनुष्य का कितना भाग चेतन अवस्था में रहता है? 1/10 भाग ही चेतन अवस्था में रहता है। तो अब देखिए, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे, क्योंकि वीडियो
मैं आपके कमेंट्स जब तक नहीं आएंगे, प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी कि आपके समझ में कितना आ रहा है, तब तक मेरी शिक्षण देने की प्रक्रिया या तो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इस बात के लिए आप विशेष ध्यान रखें, लेकिन फिर भी मैं अपना सारा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इसके बाद आता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या जनकदाता किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए वाटसन। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के मूल तत्व, पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक के रचयिता कौन थे या लेखक कौन थे? तो पिल्सबल्ली। उत्तर क्या आपका होगा? पिल्सबल्ली। मनोविज्ञान मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मनुष्य के व्यवहार से है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहार से है। प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहार से किसने बताया? तो आपका उत्तर होगा गैरीसन। अब देखिए, यहां जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, इसके बाद चेतनाशीलता को खोया, और अब ये व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। ये कथन कहने वाले कौन थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए वुडवर्थ। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर सुन लीजिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, उसके बाद मन या मस्तिष्क को खोया, उसके बाद चेतनाशीलता को खोया, और अब यह व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। ये किस के द्वारा कहा गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए वुडवर्थ। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये कथन देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन में आपको इन तीनों में से कोई एक नाम मिलेगा या तीनों नाम मिलेंगे। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव
प्रकृति का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो इसके कहने वाले, इसका समर्थन करने वाले वोरिक। अगर आपको ऑप्शन में वोरिक मिलता है तो वोरिक, ऑप्शन में लेगफेल्ड मिलता है लेगफेल्ड मिलता है तो भी आपका सही है। यदि आपको वेल्ड मिलता है तो भी आपका आंसर सही है। और आपको ए में बोरिंग, बी में लेडफेल्ड और सी में वेल्ड और डी में उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी चुनना है। तो आज हमने शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।